चलिए, आज नया चैप्टर शुरू करते हैं। एक काफी अच्छा कंसेप्ट है जिसे हम लोग अलजेब्रा में कहते हैं होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म तो मैं मैथमेटिकली होमोमॉर्फिज्म क्या होता है के बजाय एक आम आदमी के नजरिए से समझाना चाहूंगा कि ये क्या है और क्यों है। ठीक है, तो बच्चों इसको ऐसे समझिएगा। हम लोग जब बात करते हैं तो यहाँ पर जो होमो शब्द है तो सिमिलर उससे आता है, और मॉर्फिज्म जो है मॉर्फोलॉजी से बना हुआ शब्द है। मॉर्फोलॉजी में आउटर स्ट्रक्चर की बात होती है नॉर्मली। आउटर स्ट्रक्चर, आप इसको ऐसे समझिएगा कि हम लोग उन्हें ग्रुप के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने जो पढ़ा है अभी, हमने पढ़ा कि ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होते हैं, किस तरह से हम सब ग्रुप्स निकालते हैं। साइक्लिक ग्रुप हमने पढ़े, जनरेटर्स पढ़ लिए, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। ठीक है, अब यहां पर आप गौर करिएगा, दो अलग अलग ग्रुप हैं हमारे पास। सपोज एक जीवन है और उसमें कोई बाइनरी ऑपरेशन है, दूसरा कोई G2 है, उसका बाइनरी ऑपरेशन भी बिल्कुल अलग है। कोई दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट भी अलग हो सकते हैं, दोनों में एलिमेंट ही अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं है एक में नंबर हो, एक में मैट्रिसेस हो, फंक्शंस हो, या कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो क्या कोई अलजेब्राइक प्रॉपर्टी ऐसी है जो दोनों में सिमिलर हो, एक ही जैसी हो? कोई या अलजेब्राइकली किसी आधार पर एक जैसे हैं? जैसे कोई दो लोग हैं, आप ऐसा समझिए कि भारतीय क्रिकेट टीम में कोई बड़ा अच्छा खिलाड़ी है और आपको लगता है यार ऐसा एक खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन टीम में भी है। दोनों टीमें अलग हैं, देश अलग हैं, धर्म के आधार पे, राष्ट्रीयता के आधार पे, कॉम्प्लेक्सन के बेस पे सब अलग है, डीएनए अलग है, सब कुछ अलग है। लेकिन हो सकता है एक प्रॉपर्टी ऐसी हो जो आपको लगता है नहीं, दोनों में एक प्रॉपर्टी एक जैसी है। वो बुमराह और मैकग्रा में भी हो सकती है, वो स्टीव स्मिथ और विराट कोहली में भी हो सकती है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी दोनों में सेम है, बाकी बहुत सारा अंतर हो, तो हम वो सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इस चैप्टर में। यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, क्या ये समझा पाया मैं? हेलो। यस सर। दो डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स हैं, उनके एलिमेंट्स भी डिफरेंट हैं, उनके बाइनरी ऑपरेशन भी डिफरेंट है। उसके बावजूद कुछ समानता के लायक गुंजाइश भी है। तो जो मॉर्फोलॉजी है जिसको कहते हैं आउटर स्ट्रक्चर, आप ऐसे समझिए बच्चों कि हम लोग जो हम एक दूसरे को जानते हैं वो आउटर स्ट्रक्चर के बेस पर ही जानते हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों को जो जानते हैं, अपने आसपास पेड़ पौधों को जानते हैं, बाकी जीव जंतुओं को जानते हैं, वो मॉर्फोलॉजी के बेस पर ही जानते हैं। आप अगर ये जानते हैं कि ये कुत्ता है, ये गाय है, ये शेर है, ये बिल्ली है, तो जाहिर सी बात है आपने देखा है आउटर स्ट्रक्चर के बेस पे। अपने सारे दोस्तों को आप पहचानते होंगे तभी वो दोस्त हैं, तो वो आउटर स्ट्रक्चर के बेस पर है। लेकिन बच्चों आउटर स्ट्रक्चर के बेस पर साइंस बहुत पुरानी है। आज साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है। जहां से आप सेल, डीएनए, आरएनए और इन सारी चीजों में जीन्स, इन पे पहुंचे, तो बहुत आगे पहुंच चुके हैं। मतलब अब आप ऐसा समझिएगा कि अगर आप ही के परिवार के सभी सदस्यों के ब्लड सैंपल रखे जाएं तो आप नहीं पहचान पाएंगे
तो ये किसका ब्लड सैंपल है, ये कौन है? मॉर्फोलॉजी में पूरा आउटर स्ट्रक्चर था, आपने पहचान लिया, लेकिन आपके ही पारिवारिक मित्रों का एक एक सेल पकड़ के रख दिया जाए, या एक छोटा सा ब्लड सैंपल रख दिया जाए, उसमें बहुत सारे सेल हैं, और आपसे पूछा जाए अब बताओ, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो मॉर्फोलॉजी आउटर स्ट्रक्चर के बेस पर है, क्या ये शब्द समझ में आया? यस सर। बाहरी तौर पर। तो एक, अब ये तो ठीक है, हमने एक बात समझाने की कोशिश की कि होमोमॉर्फिज्म में कुछ सिमिलरिटी है, मॉर्फोलॉजिकल बेस पर तरह होता है, ऐसे ग्रुप्स हैं दो डिफरेंट, दोनों में एलिमेंट्स भी अलग हैं, दोनों के बाइनरी ऑपरेशन भी अलग हैं, लेकिन कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे क्या कोई अलजेब्राइक प्रॉपर्टी ऐसी है जो दोनों में सिमिलर हो, एक ही जैसी हो। सवाल ये उठता है कि आप ऐसा करना क्यों चाह रहे हैं। तो बच्चों आप इसको ऐसे समझिएगा कि ऐसा करने से फायदा क्या है। कई बार ऐसा होता है कोई बड़ा ग्रुप आपके पास है और बड़े ग्रुप में चीजें हैंडल करना डिफिकल्ट होता है, अगर वही प्रॉपर्टी एक छोटे ग्रुप में मिल जाए तो क्या बुराई है, सोचिए तो। चीजें हैंडल करना आसान होगा या नहीं छोटे ग्रुप में? वही प्रॉपर्टी मिल जाए, हम वही स्टडी कर लेते हैं। तो कुछ सिमिलरिटी कोई प्रॉपर्टी के बेस पर हम सोच रहे हैं इन दोनों में। आप ऐसा समझिएगा, ये यहाँ पर मैदानी हिस्सा है, यहाँ पर कोई पहाड़ है, ठीक है। आप पहाड़ पर खड़े हो गए, आपने काफी दूर तक देखा, और आपको जो दिख रहा है ये 3D पिक्चर दिख रही है बच्चों, पहाड़ से देख रहे हैं आप ऊपर से चारों तरफ। तो आपको 3D पिक्चर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है। अच्छा, आपके पास एक बहुत शानदार कैमरा है, आपने फोटोग्राफ खींचा, फोटोग्राफ को पूरा बनाया और एक बड़ा फोटोग्राफ बना के यहाँ पर दीवार में टांग दिया। आप पहाड़ पे फोटोग्राफ लेके दोबारा गए, अपने दोस्त को आज आप फोटोग्राफ दिखा रहे हो, और फोटोग्राफ में जो है जगह, कोई भी पेड़ या कुछ भी निशान, आप हकीकत में दिखा रहे हो, देख ये जो फोटो है ना ये वहां पर है, वो देख वहां पर पेड़ है, वो ये आया है। तो अब आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आप नीचे शहर की ओर देखते हो बच्चों तो 3D पिक्चर है, लेकिन जिस समय आप अपने, जो आपके पास फोटोग्राफ खींचे बड़ा सा बोर्ड पीछे टांग रखा है, वो 2D पिक्चर है। तो 3 डायमेंशनल पॉइंट में कोई भी पॉइंट ले तो उसके करस्पॉन्डिंग उस 2 डायमेंशनल में आपके पास एक पॉइंट है या नहीं हर जगह के लिए। ये क्लियर हो रहा है? यस सर। तो 3D को 2D में कन्वर्ट कर रखा आपने, और अगर आपने थोड़ा भी 3D को समझा होगा तो आपको महसूस होगा जितना डायमेंशन बढ़ाते हैं चीजें टफ हो जाती है। 3D से 2D में ले आए आप चीजों को, एक डायमेंशन कम हो गया, चीजें आसान हुई। और 3D में भी हर पॉइंट जो भी आपके कैमरे की नजर में आया, उसके करस्पॉन्डिंग एक निशान आपके पास उस बोर्ड में है कि भाई देखो ये यहाँ पर है, इसके करस्पॉन्डिंग ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो अब यार पूरा शहर छोड़ो, अब उस फोटोग्राफ में देखते रहो, चीजें आसान हो जाएंगी समझना, क्योंकि एक डायमेंशन कम हो गया है। तो डायमेंशन ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ग्रुप थ्योरी में डायमेंशन का कोई मीनिंग नहीं आता यहाँ पर। लेकिन बात समझाने की कोशिश थी कि ये भी एक होमोमॉर्फिज्म है, 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में। तो होमोमॉर्फिज्म जब आप कर रहे हैं एक बड़े ग्रुप में और वही प्रॉपर्टी छोटे में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर छोटे में मिल जाए तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग थी कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। दो ग्रुप्स का कंपैरिजन करेंगे अब हम। तो अब मैं पहले डेफिनेशन आपको होमोमॉर्फिज्म की बता देता हूं, आप में से कोई बताना चाहेंगे? होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन एक मैपिंग है a homomorphism phi from G to G1 कर लेते हैं,
ये क्या होता है बच्चों, कोई बता सकते हैं? Anyone into? हम्म, मैनी वन इंटू, और वन वन भी हो सकता है, चलो मैनी वन है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है ऑपरेशन प्रिजर्विंग, ये PRE है, प्रिजर्विंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ऑपरेशन प्रिजर्विंग होना चाहिए। एक मैप है जो मैनी वन इंटू है कह रहे हैं आप, चलो ठीक है, मैनी वन इंटू ही सही। अब लेकिन ये जनरल वर्ड है, वन वन भी हो सकता है, ऑन टू भी हो सकता है। आपके पास ये जी है, ये जी बार है। अब आप दो डिफरेंट ग्रुप्स का कंपैरिजन कर रहे हैं एक तरह से। ये आपके पास फाइव है, ये वन वन भी हो सकता है, यानी वन जरूरी नहीं है। जिस समय बच्चों ये वन वन होगा, इसको क्या नाम दे देते हैं, याद है किसी को? Isomorphism. वेरी गुड, आइसोमॉर्फिज्म। वन वन के केस में ये आइसोमॉर्फिज्म है, इन जनरल मैनी वन कह दो। तो मैनी वन जब आप कह रहे हैं तो वन टू वन भी उसमें शामिल है, इन टू है, ऑन टू भी उसका हिस्सा है। और मेन चीज जो समझाना है वो ऑपरेशन प्रिजर्विंग। तो ऑपरेशन प्रिजर्विंग क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको नेक्स्ट पेज में समझा रहा हूँ। ये नोट कर लिया होगा शायद सभी लोगों ने। तो बच्चों असली काम ऑपरेशन प्रिजर्विंग ही है। या एक मिनट, इसमें ना एक चीज और लिख सकते हैं आप। ऑपरेशन प्रिजर्विंग का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, यहीं पर दैट इज मैथमेटिकल, मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि फाई ऑफ ए बी इक्वल टू फाई ए फाई बी, फाई ऑफ फाई बी। यहाँ पर प्लीज ध्यान दीजिए कि ये जब लेफ्ट साइड ए बी है तो ए और बी जी के एलिमेंट हैं, तो खाली ए बी लिखा है लेकिन वो ए ऑपरेशन बी है और ऑपरेशन जी का है। राइट साइड में बच्चों फाई और फाई बी जो एलिमेंट हैं वो किसके एलिमेंट होंगे, जी बार के। Yes, sir. तो ऑपरेशन भी उन्हीं के बीच होगा। ठीक हो गया। तो फाइव ए बी इक्वल टू फाइव ए फाइव बी। मैं इसलिए कहना रहा हूँ, आजकल नंबर थ्योरी चल रही है, तो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस में ऐसी प्रॉपर्टी दिखती है, वहां अलग चीज है, वो नेचुरल नंबर में है, वहां मल्टीप्लिकेशन ही है और कुछ नहीं है। यहाँ ए और बी के बीच ऑपरेशन जो होगा वो जी का बाइनरी ऑपरेशन होगा, और फाइव और फाइव बी के बीच जो ऑपरेशन होगा वो जी बार का बाइनरी ऑपरेशन होगा। आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या ये बाकी स्टूडेंट्स को भी मैं समझा पाया क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक है। ऑपरेशन प्रिजर्विंग क्या होता है बच्चों, ये समझाते हैं। तो मैंने ये कहा ऑपरेशन प्रिजर्विंग में आप इसको ऐसे समझिएगा। जी मैं दोबारा बनाता हूं, थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूं। ये आपके पास जी है और ये काफी बड़ा बना लेते हैं, ये जी बार है यहाँ पर। और ये जो मैप है ये फाई है यहाँ। सपोज यहाँ एलिमेंट कोई ए है और बी है। अगर ए और बी यहाँ एलिमेंट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ए बी भी कोई एलिमेंट होगा यहाँ, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन से अगर ए और बी जी में है तो ए ऑपरेशन बी जो भी आएगा वो भी जी का ही एलिमेंट होगा। ठीक हो गया। तो ए की इमेज इधर फाई ऑफ ए, जाहिर सी बात है डोमेन है जी, तो हर एक एलिमेंट की इमेज होगी। तो यहां पर ए की इमेज मान लेते हैं, सपोज फाई ऑफ ए, और बी की इमेज फाई ऑफ बी, और ए बी की इमेज फाई ऑफ ए बी,
और एक ये कि फाइव ए और फाइव बी जी बार में है, ध्यान से सुनिएगा। फाइव ए और फाइव बी जी बार में है, जी बार जो है वो भी अपने आप में ग्रुप है, तो फाइव ए ऑपरेशन फाइव बी जो होगा वो भी जी बार का ही एलिमेंट होगा। तो 8 एलिमेंट मान लेते हैं, फाइव ए और फाइव बी। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, उसका मीनिंग है कि दोनों के बीच ऑपरेशन वो होगा। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिएगा, इसको हम फिर बनाते हैं एक बार। प्लीज यहां पर ध्यान से देखिएगा, आपके पास इसको हम ऐसे बनाते हैं, देखिएगा प्लीज। ये आपके पास दो एलिमेंट थे ए और बी, यहां आपने फाइव इमेज ले ली और आपके पास दो एलिमेंट अलग अलग है, फाइव ए और फाइव बी आ गए। अब इधर लेफ्ट वाले रूट में देते नीचे ए और बी का ऑपरेशन किया, ए बी। अब उसकी फाइव इमेज ले ली आपने, मतलब हॉरिजेंटल में आप फाइव इमेज ले रहे हैं, सोचिएगा जो भी लेफ्ट में है, तो आपने ले लिया फाइव ऑफ ए बी। और वर्टिकल में आप ऑपरेट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड का वर्टिकल जो थी आपके पास ये वाले में, आपने ए और बी को ऑपरेट किया तो ए बी नीचे ले आए, तो यहाँ फाइव ए और फाइव बी था तो उसे नीचे ले आइए, तो आप ले आए साहब, आपने फाइव ए फाइव बी ले लिया। तो बच्चों यहां पर गौर करिए, आपके पास दो रास्ते थे, आप ए कॉमा बी से फाइव वाले रास्ते से हॉरिजेंटल ऊपर वाले से आए, तो पहले आपने इमेज ली ए और बी की, ए और बी की इमेज मतलब फाइव ए और फाइव बी। अब उनको ऑपरेट किया तो फाइव ए फाइव बी आ गया। अब दोबारा शुरू से सोचिए, ए कॉमा बी से आप नीचे को आए, पहले ए और बी को ऑपरेट किया, फिर इमेज ली, ऊपर इमेज लेने के बाद ऑपरेट किया, और नीचे वाले रास्ते में पहले ऑपरेट किया आपस में, फिर इमेज ली। तो ये हम ये कहना चाह रहे हैं दोनों बराबर आएंगे, फाइव ऑफ ए बी या फाइव ए ऑफ फाइव बी बराबर हो। दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन प्रिजर्वेशन। क्या मैं समझा पाया आपको? अच्छा। जब आपसे कहा जा रहा है कि ऑपरेशन प्रिजर्व रहेगा, तो उसका क्या मतलब होता है ये समझाना जरूरी है। तो अब मैं यहां पर समझा सकता हूं कि ऑपरेशन जो प्रिजर्व की हम बात कर रहे हैं उसके अनुसार ये दोनों बराबर होंगे। क्लियर हुआ? फाइव ऑफ ए बी और फाइव ऑपरेशन फाइव बी दोनों एक ही चीज है। तो बच्चों होमोमॉर्फिज्म में जो असली काम है वो मैनी वन 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 तो होता रहेगा, वो ठीक है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से जो एक चीज आई वो ऑपरेशन प्रिजर्विंग है। किसी को कोई दिक्कत है ऑपरेशन प्रिजर्व होने वाली बात पे? अरे भाई कोई चीज ना समझ में आई हो तो बोलिएगा। कई बच्चे ऐसे हैं जो पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो अगर ऐसा है तो बता दीजिएगा प्लीज। किसी को कोई दुख ही नहीं है कहीं? अच्छा, तो होमोमॉर्फिज्म जो है वो सबसे महत्वपूर्ण जो है होमोमॉर्फिज्म में ऑपरेशन प्रिजर्वेट प्रॉपर्टी ही है। अगर ये आप मेंटेन कर पा रहे हैं, ये समझा पा रहे हैं कभी भी, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बच्चों मैपिंग ऑन टू है, जी से जी बार में मैपिंग ऑन टू है, अब मैं अगली डेफिनेशन पे जा रहा हूं इसी में। if phi from g bar g to g bar is homomorphism, एक तो होमोमॉर्फिज्म हो,
एंड ऑन टू भी हो, देन तो फिर आप कहेंगे कि जी बार इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। तो बच्चों होमोमॉर्फिक इमेज के लिए क्या जरूरी है? पहला तो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, और दूसरा On to. ऑन टू भी होना चाहिए। ऑन टू नहीं है, खाली होमोमॉर्फिज्म है, तो अब होमोमॉर्फिक इमेज नहीं बोलेंगे। अब ऐसे ही आपने कहा कि मैपिंग अगर ये होमोमॉर्फिज्म वन वन हो जाए, तो आपने अभी बताया था कि ये उस समय आइसोमॉर्फिज्म है, और उस आइसोमॉर्फिज्म में भी अगर जो फाई है जी से जी बार इज आइसोमॉर्फिज्म, अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है और ऑन टू भी है, तो फिर आप जी बार को क्या कहेंगे? इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ, आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। तो आइसोमॉर्फिक इमेज या होमोमॉर्फिक इमेज, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होमोमॉर्फिज्म ही है, लेकिन वन वन है, मैपिंग वन वन होनी चाहिए उस समय। अगर बच्चों दो स्ट्रक्चर आइसोमॉर्फिक हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब एक अलजेब्रा के एक्सपर्ट के हिसाब से उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों एक ही चीज है, वो दोनों एक ही जैसे हैं। जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी के रेफरेंस में आप कह सकते हैं कि जीवन जी को उठा लो या जी बार को, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के मामले में दोनों सेम है। तो आइसो का मतलब ही समान है। तो जब भी दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक हैं, मैं फिर कह रहा हूं, तो इसका मतलब अलजेब्रा के हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? Yes, sir. If G and G bar are isomorphic, then algebraically both are identical। मतलब उनकी अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज, बच्चों आप कहेंगे अलजेब्राइक के बाद दूसरी कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? तो दूसरी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जिनको हम टोपोलॉजी के पेपर में पढ़ते हैं। अभी अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज हैं, एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, एलिमेंट के ऑर्डर का सॉरी इनवर्स का ऑर्डर क्या होगा, ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा। अगर वो दोनों आइसोमॉर्फिक हैं तो सब कुछ आइडेंटिकल होना है अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज के मामले में। देन अलजेब्राइकली बोथ आर आइडेंटिकल। तो उस समय हम दोनों को ऐसे लिखते हैं बच्चों, तो इसका मतलब ऐसा हो जाएगा। अगर अलजेब्रा आइसोमॉर्फिक है तो ये सिंबल नॉर्मली यूज करते हैं हम लोग, लगभग बराबर जैसे हैं। बराबर का सेंस इसलिए नहीं है क्योंकि ये सेट है। आपने जो बराबरी का सिंबल अभी तक नॉर्मली ज्यादातर यूज किया है वो सेट पे तो किया है, लेकिन उसमें एलिमेंट एक जैसे होते थे ना, तब सेट की बराबरी अलग बात है। यहाँ एलिमेंट अलग है, बाइनरी ऑपरेशन अलग है, अलजेब्राइक प्रॉपर्टी सेम है, तो सीधी लाइन के बजाय थोड़ा तिरछा कर दिया है, टेढ़ा। तो आइसोमॉर्फिज्म में समझ में आया आप लोगों को इतना ना? Yes, sir. तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशनशिप है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो नेक्स्ट जो आपके पास पहला आएगा, यहाँ पर थ्योरम, छोटी सी ट्रिवियल थ्योरम है, कोई ज्यादा। Relation of isomorphism is an equivalence relation।
इसको आप लोग ट्रिवियली कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। कोई भी ग्रुप अपने आइसोमॉर्फिक हुआ या नहीं? यस सर। अपने आइसोमॉर्फिक। तो अपने आइसोमॉर्फिक होने का मतलब कौन सी प्रॉपर्टी हुई? ऑटोमॉर्फी। रिफ्लेक्सिव। हाँ नहीं, मतलब अभी तो रिफ्लेक्सिव कहो यार, वो बाद में कहना। ऑटोमॉर्फिज्म, टॉटोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म वो बाद में आएगा। अभी हम इन शब्दों का प्रयोग कम कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, अगर जी जी बार के आइसोमॉर्फिक है तो इसका मतलब जी बार जी के आइसोमॉर्फिक है, ये सिमेट्री हो गई। ऐसी एक ग्रुप G1 G2 के आइसोमॉर्फिक है, G2 G3 के आइसोमॉर्फिक है, तो आइडेंटिकली हो गए तीनों, तो G1 G3 के भी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ट्रांजिटिव में भी ऐसा कुछ है नहीं, एट एट लाइन के हैं, आप लोग खुद करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगे तो पार्टीशनिंग होगी और इक्विवेलेंस क्लासेज बनेंगी। जितने आइसोमॉर्फिक होंगे आपस में ग्रुप, वो सब एक क्लास होगी, फिर दूसरी आइसोमॉर्फिक क्लास दूसरी होगी, एंड सो ऑन। इस तरह से आगे हम बढ़ेंगे। तो अब आगे बढ़ाने से पहले मुझे लगता है एक आध सवाल करा दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ होमोमॉर्फिज्म के क्वेश्चन करा देते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन लिखिएगा। जीवन मान लेते हैं ये वाला इंटीजर का सेट एडिशन में ग्रुप है, और G2 मान लेते हैं 2 to the power n n इंटीजर है। तो G1 तो आपको पता है एडिशन में ग्रुप है, आपने साफ लिख रखा है। G2 मल्टीप्लिकेशन में है, लिख देते हैं क्योंकि हमने यहाँ स्पष्ट नहीं किया। वेयर G2 इज अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ठीक है, प्रूव दैट G2, G1 and G2 are homomorphic for इस मैपिंग के लिए जो आपने डिफाइन की G1 से G2 such that phi n equal to 2 to the power n for every n belongs to Z। ये मैपिंग है और इस मैपिंग के लिए होमोमॉर्फिज्म है। तो कैसे डिफाइन करेंगे आप, कैसे प्रूव करेंगे? केवल प्रिजर्वेशन दिखा दीजिए, हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है। तो फाइव दो ले लीजिए, N1 और N2। ठीक है, N1 N2 किसके एलिमेंट होंगे बच्चों? G1 के। G1 है Z, तो Z में ऑपरेशन है प्लस, तो यहाँ N1 N2 के बीच कैसा ऑपरेशन होगा? प्लस का। तो फाइव N1 प्लस N2 क्या आना चाहिए? जो फॉर्मूला डिफाइन किया उस हिसाब से 2n1 plus n2। 2 to the power n1। तो 2 to the power n1 इंटू 2 to the power n2 कर दें इसको। यस सर। 2 to the power n1 मतलब, 5n1। और 2 to the power n2, और 5n1 और 5n1। लेफ्ट साइड में G1 के एलिमेंट थे तो बीच में प्लस साइन आया, राइट साइड में 5n1 और 5n2 G2 के एलिमेंट है, तो G2 में ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो 5n1 और 5n2 के बीच भी मल्टीप्लिकेशन ही आ रहा है, तो ऑपरेशन प्रिजर्व है। तो ये होमोमॉर्फिज्म है। क्या सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
G1 और G2 दोनों 8 ही ले लो, Z प्लस फाई जो मैपिंग फ्रॉम G1 to G2 एज फाई, कुछ भी ले लो, फाई एन, 2n ले लो चलो। G1 G2 दोनों 8 ही है, Z प्लस ही ले रखा है, तो आप बताइए क्या ये होमोमॉर्फिज्म हुआ? Yes, sir. अच्छा भाई, बाकी लोग समझ पा रहे हैं कि हुआ या नहीं हुआ? हम्म। हेलो, अरे औरों को आ भी रहा है, नहीं आ रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। चलो, Yes. Yes, sir. अधिकतर बच्चे जो हैं वो जब रिस्पॉन्ड नहीं देते ना, तो लगता है कि खाली रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठे हुए हो, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। आप एक्टिव पार्टिसिपेशन तो है ही नहीं आपका, क्या फायदा है फिर क्लास अटेंड करके? कोई जबरदस्ती तो कहीं नहीं है। N1 और N2 दो ले लीजिए यहाँ भी, खाली हाँ या ना कह दे रहे हो आप बजाय खुश करने। क्या इसमें फाइव ऑफ N1 प्लस N2 कितना आएगा? फाइव एन आपको डिफाइन है, तो वहां से Sir, 5n1 plus 5n2. तो 2n1 प्लस 2n2, 2n1 है 5n1 प्लस 5n2, तो ये होमोमॉर्फिज्म है। अच्छा बच्चों ये बताइए, मैं 2n की जो 3n करूं तब भी हो सकता है होमोमॉर्फिज्म? Yes, sir. 4n करूं तो? फिर भी हो जाएगा. तो अब आप समझ रहे हैं कि अच्छा आप तो मतलब बहुत सारे होमोमॉर्फिज्म आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि हम सारे होमोमॉर्फिज्म का कलेक्शन लेंगे बाद में। जितने होमोमॉर्फिज्म हो सकते हैं एक ग्रुप G1 से दूसरे ग्रुप G2 में, उन कलेक्शंस को भी हम स्टडी करेंगे, तो ये समझना जरूरी है। और होमोमॉर्फिज्म बेसिकली फंक्शन है, और फिर सारे फंक्शंस का कलेक्शन ले लेंगे हम इस तरह से। आइडेंटिटी मैपिंग होमोमॉर्फिज्म हुई या नहीं? आइडेंटिटी में फाइन इक्वल टू एन ले लेते हैं। आइडेंटिटी मैप वही होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। Yes, sir. अच्छा, अच्छा बच्चों ये बताइए, एक क्वेश्चन है, ये G1 है, ये G2 है। G2 की आइडेंटिटी होगी कोई, यहां G1 का हर एलिमेंट आपने जो लिया वो आइडेंटिटी पे मैप कर रहा है। हर एलिमेंट आइडेंटिटी पर ही जा रहा है। कोई भी जो लेते हो यहां से वो सीधे आइडेंटिटी, और कहीं जा ही नहीं रहा। ये है बच्चों, मान लेते हैं ऐसी कोई मैपिंग हो गई जो G1 के हर एलिमेंट को G2, क्योंकि ग्रुप है तो आइडेंटिटी तो होगी, तो मतलब ऐसा हो गया है ये कि फाइव आपके पास जो मैप है वो G1 से G2 है, सच दैट 5x इक्वल टू E
ईच टेस्ट एलिमेंट है G2 और फॉर एवरी X बिलोंग्स टू G1। ऐसा हो रहा है जीवन के हर एलिमेंट को तुमने G2 की आइडेंटिटी पे ही मैप करा दिया। लो जी, तो बच्चों ये बताइए क्या ये भी होमोमॉर्फिज्म हो सकता है? हम्म? अरे भाई हाँ ना तो बोलो, सोचो। यस सर, होमोमॉर्फिज्म है। अच्छा, अगर मैं कोई एक्स एलिमेंट लूं तो वो आइडेंटिटी पे जाएगा। अगर X3 जो Y एलिमेंट लूं तो वो भी आइडेंटिटी पे जाएगा। यहाँ पर X और Y किसके एलिमेंट रहे होंगे? जीवन G1. के। जी। अच्छा, और फाइव X और Y अगर जीवन के हैं तो X ऑपरेशन Y किसका होगा? जीवन का। तो अगर वो G1 का एलिमेंट है तो ये भी आइडेंटिटी पे गया या नहीं? यस सर। तो इसको ऐसे लिखते हैं, ये ऑपरेशन ही यस सर। 8 चीजों 5X और 8 चीजों पर 5Y। तो बच्चों ये भी होमोमॉर्फिज्म है, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है लेकिन होमोमॉर्फिज्म तो है ही ना। तो अब यहां से एक सवाल उठेगा आपके दिमाग में, हो सकता है किसी के उठ भी रहा हो कि सर आपने जीवन के हर एलिमेंट को G2 में आइडेंटिटी में मैप करा दिया, तो क्या ये पॉसिबल है कि जीवन के हर एलिमेंट को आइडेंटिटी के अलावा कोई एक बी एलिमेंट है, हर एलिमेंट को अगर मैं बी पे ऑपरेट करूं तो क्या मैं उसे भी होमोमॉर्फिज्म कह पाऊंगा? यहां नो से एक सर। सवाल उठेगा, आप समझ रहे हैं ना? यस। यार कहाँ चलता रहता है कर्सर? कि जीवन के हर एलिमेंट को आइडेंटिटी पे तो ठीक है, लेकिन पूरा जीवन को अगर मैं सबको बी पर मैप करा दूं ऐसे ही, पूरा बी इसी में जा रहा है, सब सब बी पे गए, तो क्या इस परिस्थिति में मैं इसे होमोमॉर्फिज्म कह सकता हूं या नहीं? नो तो सर, बी बच्चों, ऑपरेशन भी किया। हाँ तो मैं ये बताना चाहूंगा, यहां पर अब एक फंडामेंटल थ्योरम आएगी कि आइडेंटिटी हमेशा आइडेंटिटी पर ही मैप करेगी, और कोई कहीं भी जाए, अगर आप चाहते हैं कि ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म हो तो जीवन की जो आइडेंटिटी है उसकी इमेज G2 की आइडेंटिटी के अलावा और कहीं नहीं जानी चाहिए। यहां तो आपने पूरे ग्रुप को ही बी पर ऑपरेट कर दिया, तो उस लॉजिक से तो ये होना ही नहीं चाहिए। तो अब पहली थ्योरम हम लोग यहां पर कर रहे हैं कि अगर आप कभी किसी एलिमेंट को लेते हैं, आइडेंटिटी को लेते हैं जीवन की, तो उसकी इमेज G2 की आइडेंटिटी ही होगी और कुछ नहीं हो सकता। तो मैं उसको प्रूफ करने जा रहा हूं। तो यहां पर दो रिजल्ट एक साथ लिखता हूं, दोनों को एक साथ प्रूफ भी कर देता हूं। ये थ्योरम है आपके पास, इफ phi G2 G dash is a homomorphism, then phi E इक्वल टू E dash, मतलब E dash G dash का एलिमेंट होगा, और दूसरा phi of A inverse इक्वल टू phi A whole inverse for every A belongs to G। ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों, पहले तो मैंने बात समझाने की कोशिश की कि आइडेंटिटी है, दूसरी क्या है फिर ऑपरेशन प्रिजर्वेंट से देखिएगा।
इस तरह से बना लेना समझदारी है, आसानी से समझ में आ जाता है। यहाँ आप 5 मैप ले रहे हैं, समझो मेरे पास एक एलिमेंट ए था, मैंने 5 मैप लिया तो यहाँ आ गया मैं 5, पहले इमेज ले ली। अच्छा नीचे हो मैंने इनवर्स लिया पहले, तो ए का इनवर्स। अच्छा वैसे यहाँ पर भी नीचे को इनवर्स लूंगा तो 5 ए का इनवर्स क्या आएगा? 5 ए का इनवर्स आएगा ना। यस सर। अच्छा वैसे ए इनवर्स की 5 इमेज लेता तो क्या आता? 5 इनवर्स। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों, ये दोनों बराबर होंगे। ध्यान से सोचो, ए से लेफ्ट कॉर्नर से ऊपर से राइट में नीचे आना था, राइट साइड कॉर्नर। एक बच्चे ने क्या किया, पहले इमेज ली फिर इनवर्स लिया, दूसरे बच्चे ने पहले इनवर्स लिया फिर इमेज ली, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ए इनवर्स की इमेज लो तो 5 ऑफ ए इनवर्स लो, या 5 ए का फिर ले लो फिर इनवर्स लो, एक ही बात है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? यस सर। अरे जो यस सर कह रहा भाई उसे पहले ही पता है, बाकी लोग बताओ, उसने Yes, पहले sir. भी पढ़ रखा है ये सब। बाकी लोग अपना हालचाल बताओ। तुम उसको आ गया है तो हमें भी आ गया होगा मत सोच लेना, उसको लास्ट ईयर भी आता था सभी। तो अब आइडेंटिटी हम लोग पहले वाला प्रूफ करके देखते हैं कि आइडेंटिटी हमेशा आइडेंटिटी पर ही मैप होनी चाहिए। बच्चों लीनियर अलजेब्रा में भी ये काम करती है प्रॉपर्टी। लीनियर अलजेब्रा में जब आप वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं तो वहां आइडेंटिटी 0 होती है, तो वो 0 0 पे ही मैप होना चाहिए, हम ये कहते हैं। 0 अगर 0 पे मैप नहीं हो रहा है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। बेसिकली जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर अलजेब्रा में है उसी का नाम ग्रुप थ्योरी में होमोमॉर्फिज्म है। जो आपका होमोमॉर्फिज्म है लीनियर अलजेब्रा में, उसी का पर्टिकुलर नाम क्या है? जो ग्रुप थ्योरी में होमोमॉर्फिज्म है लीनियर अलजेब्रा में, इसी का पर्टिकुलर नाम क्या हो जाएगा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये नाम होगा। तो इसको कैसे प्रूफ करें, कोई सजेशन? बताओ भाई, कपिल आप ही बताओ फिर, ऋषभ कहाँ है आज? पहला कैसे प्रूफ करें? हेलो, तो सोच रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है। और कोई स्टूडेंट? ए मान लीजिए जी का कोई एलिमेंट है, तो एफ ए या फाई ए किसका एलिमेंट होगा? जी डैश का। सी डैश का, ठीक हो गया। फाई ए इंटू ई डैश इक्वल टू फाई ए तो हुआ। यस सर। ऐसा लिख सकता हूँ, यस सर। क्योंकि हम लोग ग्रुप थ्योरी में जानते हैं ए ई और ए बराबर हुए। क्या मैं इसे फाई ए लिख सकता हूँ? यस सर। क्यों? सर ऑपरेशन प्रिजर्वेशन। हाँ, फाई होमोमॉर्फिज्म में ऊपर लिखा हुआ है बच्चों, देखिएगा सबसे ऊपर। फाई होमोमॉर्फिज्म में है, प्रूफ नहीं करना है यहाँ पर। कई सवालों में प्रूफ करने को भी कहा जाता है, तो आपने प्रूफ करेगा फाई ए इंटू ई डैश इक्वल टू दिस। ये फाई ई और ई डैश ये सब किसके एलिमेंट है इस समय? फाई ए किसका एलिमेंट है? जी डैश का। अभी जी डैश के। सभी जी डैश। जी डैश ग्रुप है या नहीं? यस सर। ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ लगते हैं, यस सर। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाया जाए तो
E dash equal to phi. भाई आ जाएगा बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इन जी डैश। तो हो तो गया। इसका मतलब आइडेंटिटी जो है हमने ई डैश को जी डैश की आइडेंटिटी मान रखा है, तभी हमने पहली लाइन लिखी भी होगी प्रूफ में। तो आइडेंटिटी बच्चों हमेशा आइडेंटिटी पर ही मैप करेगी। हाँ, बाकी भी आइडेंटिटी पे मैप हो सकते हैं। अभी आपने देखा पिछले वाले में कि सारे एलिमेंट आइडेंटिटी पर ही मैप थे। अब सारे नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी हमेशा आइडेंटिटी पे जाएगी, चाहे ग्रुप्स अलग अलग कुछ भी हो। अगर होमोमॉर्फिज्म डिफाइन होना है तो ये पहली शर्त है। सभी लोग सहमत हैं इस बात पे? यस सर। Yes, sir. अब ये दूसरी प्रॉपर्टी को मैंने जो राइट साइड में समझाया था, ये प्रूफ करना है कि किसी एलिमेंट का इनवर्स लेके इमेज लो या इमेज लेके इनवर्स लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये प्रूफ करना है। अगर पहला प्रूफ समझ में आ गया बच्चों, तो दूसरा तो वैसे ही आसान है, हो जाना चाहिए डायरेक्टली। कोई हिंट आप लोग देना चाहेंगे? फाई ई ले लेंगे, फाई ए इनवर्स इनवर्स करेंगे इक्वल टू फाई ई ई डैश पे मैप करेगा, तो वहां से हम उसको एक दूसरे को इनवर्स दिखा देंगे। ए इनवर्स कितना हुआ? फाई ऑफ ए इनवर्स कितना होगा? ऐसा ले सकते हैं, यस सर। दोनों तरफ फाई ऑपरेट कर दिया। फाई होमोमॉर्फिज्म में है तो फाई ए और फाई ए इनवर्स। फाई ऑफ ई क्या है, अभी प्रूफ किया था। यस। तो भाई फाई ए और फाई ए इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स है या नहीं? यस सर। भाई दोनों का ऑपरेशन से आइडेंटिटी आ रही है, इसका मतलब फाई ए इज द इनवर्स ऑफ फाई इनवर्स। फाई ए इनवर्स, दैट इज फाई ए का जो इनवर्स मतलब है वो फाई ऑफ ए इनवर्स है। एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सी। होना चाहिए हर एलिमेंट के लिए, ऐसा होना चाहिए, एक आध के लिए नहीं, सबके लिए। तो ये दो बहुत एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं। होमोमॉर्फिज्म की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, दो बहुत एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं। अगर ये समझ में आता है तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा कर्नेल का। लीनियर अलजेब्रा में उसको नल स्पेस बोलते हैं हम लोग। वहां भी मैं लीनियर पे आने वाला हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्म के बाद, तो वहां भी वो चीजें आएंगी। और यहां से फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप क्लोसेट क्रोसेंट स्पेस सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं पहले, तो आप एंजॉय करेंगे इन चीजों को भी। आज मैं इसको इतना ही रोकता हूं। यहां तक समझने में क्या होता है होमोमॉर्फिज्म और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, अगर आपको इतना समझ में आया तो मुझे लगेगा कि चलो मेरी मेहनत भी सार्थक रही। कोई डाउट है किसी को, कुछ भी कहना पूछना है तो प्लीज बोलिएगा। इस बार हम ग्रुप थ्योरी में कहाँ तक जाएंगे?